हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2, जिसका थोड़ा पार्ट हमने पढ़ लिया था। आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आज से। और चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में जहाँ चैप्टर को कंप्लीट किया था वो हमारा लास्ट टॉपिक था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ तक हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। और अगर बात करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो हमने ये पढ़ लिया था कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जब विलयन के अंदर और ज़्यादा विलय पदार्थ को नहीं मिलाया या घोला जा सकता है तो वो विलयन कैसा कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। और जब विलयन के अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट को यानी कि और ज़्यादा विलय पदार्थ को हम बोल सकते हैं तो ये सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा विलय पदार्थ या सॉल्यूट को घोला जाना पॉसिबल है, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में घोला जाना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में, सब टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में जब हमने पढ़ लिया तो और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं इनको। और जो अब अगला टॉपिक हमारा चैप्टर वाइज आता है वो आता है सस्पेंशन यानी कि निलंबन। देखिए सस्पेंशन क्या है, तो एक एग्जांपल की जब हम बात करें कि मैं पानी ले लूं एक गिलास भर के और उस पानी के गिलास के अंदर 1 चम्मच चॉक पाउडर या मिट्टी को मैं डाल देती हूँ, तो बताइए कि क्या होगा कि मैंने मान लीजिए 1 गिलास पानी ले लिया, ये 1 गिलास पानी का भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने जब चॉक पाउडर को या मान लीजिए मिट्टी को मिक्स कर दिया, अच्छे से हिला दिया, तो क्या होगा कि मिट्टी के कण जो हैं ये इतने बड़े हैं कि मुझे बाहर से देखने पर अच्छे से दिखाई देंगे। उस पानी के अंदर ये मिट्टी के कण क्या होंगे, विजिबल होंगे, है ना। और इनकी जो विजिबिलिटी है वो मेरी नेक्ड आइज यानी कि मेरी आंखों से मैं अच्छे से देख सकती हूँ। तो यहाँ पर वो जो कण हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर घुले हुए हैं वो हमें बाहरी रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। अब ये जो सस्पेंशन है ये 2 तरह का हो सकता है। अब मान लीजिए एक कंडीशन तो ये है कि मैंने मिट्टी को घोला है चम्मच से, तो इस सस्पेंशन के अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स मुझे पूरी सॉल्यूशन में घूमते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब मैं इस सॉल्यूशन को 1 आवर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देती हूँ तो क्या होगा, ये मिट्टी के कण पेंदे में बैठ जाएंगे और सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि हम पढ़ें, ठीक है। तो अब हम हमारा टॉपिक नोट करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन यानी कि निलंबन जो है उसके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। पहली बात तो देखिए कि ये जो सस्पेंशन है ये एक हेटेरोजीनस मिक्सचर है। यानी कि ये एक विषमांगी मिश्रण है ना, क्योंकि समांगी मिश्रण होता तो जिस भी पदार्थ को हमने घोला है वो अच्छे से मिक्स हो जाता, हमें बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल्स हमने घोले हैं, चाहे मिट्टी के कण हो चाहे चॉक पाउडर हो, वो हमें आराम से बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है और इसीलिए ये कैसा मिक्सचर है, ये एक हेटेरोजीनस मिक्सचर है। दूसरी बात हम करें कि ये जो हेटेरोजीनस मिक्सचर है कौन, सस्पेंशन, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर विजिबल बाय आवर नेक्ड आइज। यानी कि हम हमारी आंखों से जो सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स घुले हुए हैं उनको हम देख सकते हैं। तीसरी बात ये कि ये जो सस्पेंशन है इट इज नॉट परमानेंट। परमानेंट कैसे नहीं है, यानी कि जो निलंबन है ये स्थायी नहीं है। कैसे नहीं है, देखो कि जब मैंने मिट्टी को चम्मच से घोल दिया तो ये सब तरफ दिखाई दे रही है और जब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो ये मुझे दिखनी बंद हो जाती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए कि आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि जब इस सॉल्यूशन में से जो मिट्टी के कण जब घूम रहे हैं इस पूरी सॉल्यूशन में,
अगर मान लीजिए कि किसी अंधेरी जगह पे मैंने इसको रखा और इसके अंदर एक टॉर्च से रोशनी डाली, तो मुझे जहां जहां टॉर्च की रोशनी पड़ेगी वहां वहां ये मिट्टी के कण जो पार्टिकल्स हैं ये घूमते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए ये जो सस्पेंशन है ये अपना फॉर्म चेंज कर लेगा। और इसी के बाद इस सस्पेंशन से हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले टॉपिक को, दैट इज कोलाइडी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो सस्पेंशन है इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये लाइट के पाथ को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, है ना। पार्टिकल्स स्कैटर द पाथ ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन देम, यानी कि जो कण हैं, निलंबित कण हैं, वो उस प्रकाश के मार्ग में चमकते हुए दिखाई देंगे जो प्रकाश इनके ऊपर गिरता है। और इसीलिए ये जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन कहलाएगा सस्पेंशन। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जो कि है कोलाइडी सॉल्यूशन। चलिए, कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कि मिट्टी के पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन अगर पार्टिकल्स छोटे हों तो क्या होगा, जैसे कि मिल्क की हम बात करते हैं। ठीक है, तो मिल्क में क्या है, वाटर में क्रीम मिक्स है, और जैसे हमने मान लीजिए चॉक पाउडर को मिक्स कर दिया तो सस्पेंशन के रूप में चॉक पाउडर नीचे तो बैठ जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत थोड़े से चॉक के पार्टिकल्स होंगे वो हमें चॉक पाउडर का जो सॉल्यूशन है यानी कि पानी जो है उसमें दिखाई देंगे। अब ये जो कोलॉइडी सॉल्यूशन है, इस कोलॉइडी सॉल्यूशन की खासियत ये होती है कि इसके अंदर जब आप बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो जो बीम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। और इस तरह के कोलॉइडियल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है मिल्क, जिसके अंदर की हम जो है पार्टिकल्स को, है ना, we cannot see the particles by our naked eyes, we cannot see the particles by our naked eyes, ठीक है, लेकिन they scatter the beam of light, they scatter the beam of light। ये तो बात हो गई कोलॉइडियल सॉल्यूशन की, जिसका एग्जाम्पल हो गया मिल्क। अब ये जो घटना है जिसके कारण हम ये देखते हैं कि जो प्रकाश का मार्ग है उसके अंदर जो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो घटना है इसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल साइंटिस्ट का नाम है और उनके नाम पर ही इस घटना को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, टिंडल परिघटना। अब देखो इसका एग्जाम्पल आप अपने घर में लगभग रोज देखते हो। गर्मियों में तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, सर्दियों में अगर आपने देखा हो तो जहां से भी हमारे घर में खिड़की में से, है ना, या ऊपर जो जाली लगी रहती है उसमें से, रोशनदान में से अगर उजाला आ रहा है, धूप आ रही है खासकर, तो आपने देखा होगा कि जहां जहां वो धूल के पार्टिकल्स हैं उस धूप के रास्ते में, जितने रास्ते में, जैसे मान लीजिए कि खिड़की में से धूप आ रही है तो इस इतनी जगह के अंदर जितने धूल के पार्टिकल्स हैं वो आपको चमकते हुए घूमते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आप अच्छे से कोई चादर झाड़ दो या अपने टॉवल को झाड़ दो तो आपको और ज्यादा पार्टिकल्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे चारों तरफ हमेशा होते हैं। अब हमें ये डस्ट पार्टिकल्स एज सच नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी ये उस प्रकाश के मार्ग में आ जाते हैं तो हमें इजीली विजिबल होते हैं। जहां जहां लाइटें केवल वहां दिखेंगे, उसके आगे और पीछे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, जबकि ये हमारे चारों तरफ हर समय मौजूद होते हैं, लेकिन केवल वहीं दिखाई देते हैं जहां पर लाइट होती है। तो प्रकाश की बीम के अंदर खुद को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना, ये घटना क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। इसका और एक आप एग्जांपल देखें तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए रहते हैं ना, और पेड़ों की वजह से जहाँ रोशनी आनी पॉसिबल नहीं होती है, तो झिर्री की तरह, मतलब जहाँ जहाँ लाइट मुश्किल से पहुंच पाती है उन पेड़ की पत्तियों में से, शाखाओं में से होकर, तो वहां भी ये टिंडल इफेक्ट हमको दिखाई देता है। तो दोनों के अंदर अंतर हो गया कि जहाँ प्रकाश की जो बीम है वो आपको दिखाई दे रही है,
तो वो सॉल्यूशन तो हो गया कोलाइडियल सॉल्यूशन। और ये जो घटना है जिसके कारण प्रकाश का मार्ग पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं वो कहलाती है टिंडल इफेक्ट। चलिए अब कोलाइडियल सॉल्यूशन की बात कर लें। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन के अंदर बात वही है, पहली बात तो ये कि ये भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर पार्टिकल्स का जो साइज है कोलाइडियल सॉल्यूशन से छोटा होता है, जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम इनको देख सकते हैं। तो द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। तो जो पार्टिकल्स है ना उनका साइज काफी छोटा होता है, जिसके अंदर हम इनको देख नहीं सकते हैं। लेकिन अब सस्पेंशन की तरह इसके पार्टिकल्स जो है वो पेंदे में नहीं बैठ जाते हैं, है ना। तो द पार्टिकल्स डज नॉट सेटल डाउन when left undisturbed। तो इसकी जो पार्टिकल्स हैं जैसे धूल के कण हैं तो वो हवा में हमेशा घूमते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर पंखा नहीं चलाएंगे या घूमेंगे फिरेंगे नहीं या चादर को नहीं झाड़ेंगे तो वो पार्टिकल्स जमीन में सेटल डाउन हो जाएंगे, वो हमेशा घूमते ही रहेंगे। ठीक है, लाइट को ये पास कर ही देंगे। साथ ही साथ द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको अलग नहीं किया जा सकता बाय फिल्ट्रेशन, छानकर इनको अलग किया जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से सस्पेंशन हमने जान लिया। सस्पेंशन के साथ हमने कोलाइडियल सॉल्यूशन प्लस टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ तक जो आपने पढ़ा इसके अंदर ये जो है ये मान के चलो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टिंडल इफेक्ट आपको विद एग्जांपल याद होना ही चाहिए। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो टिंडल इफेक्ट है इसको बच्चों अच्छे से याद कर लेना विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल चाहे खिड़की वाला याद कर लेना, चाहे प्लांट्स और पेड़ों वाला, जंगल में जो पेड़ों में से धूप आती है उसके हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, चलिए आप कुछ कोलाइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल जैसे फॉग है, क्लाउड है, ये आपको दे रखे हैं तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे शेविंग क्रीम है तो गैस के अंदर लिक्विड को मिक्स करने पर शेविंग क्रीम बन जाती है। इस तरीके से आपको इसे याद कर लेना है, इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सेपरेशन। सेपरेशन यानी कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उनको सेपरेट कैसे किया जाता है। तो अब अगला टॉपिक हम ले लेते हैं सेपरेशन मेथड्स। अब अलग अलग सेपरेशन मेथड्स हैं। देखो अब जैसे कि सेपरेशन मेथड्स आपने शायद, मुझे से याद है कि 7th क्लास में शायद पढ़े होंगे, है ना। ये विनोइंग होता है, थ्रेशिंग होता है, हैंड पिकिंग होता है, और डिकेंटेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, कितने सारे मेथड्स हम पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, देखो कितने सारे याद आते हैं ना। तो इनके सबके नाम तो सुने हैं आपने, 7th क्लास में पढ़े होंगे जहाँ तक मुझे याद है। 7th में ही है ये चैप्टर है, मुझे से याद है 3rd या 4th चैप्टर होना चाहिए। चलो अब देखो ये जो सेपरेशन मेथड्स है ना हर तरीके के अलग है। जैसे कि दाल में कंकड़ मिल गए तो हैंड पिकिंग मेथड काम में लेंगे। चाय में से चाय की पत्ती को अलग करना है तो सीविंग या फिल्ट्रेशन मेथड काम में लेंगे, है ना। मिट्टी पानी में मिल गई तो डिकेंटेशन मेथड काम में लेंगे। पानी नमक में मिल गया तो हम इवेपोरेशन मेथड काम में लेंगे। याद आता जा रहा है सब, ठीक है। भूसा गेहूं के दानों में मिल गया तो थ्रेशिंग, भूसे को गेहूं के दानों से अलग करना है तो थ्रेशिंग काम में लेंगे। और अगर गेहूं के दानों में भूसा मिला हुआ है अलग से तो उसके लिए हम विनोइंग मेथड या फटक कर उनको अलग अलग करते हैं, है ना। चलो अब यहाँ पर हमें सेपरेशन मेथड किसके लिए काम में लेना है, फॉर मिक्सचर्स। अब वहां तो क्या था, एक एक ही पदार्थ था, है ना, कि गेहूं में चावल है या चावल में कंकड़ है, इस तरीके से। ठीक है, आटे में भूसी मिली हुई है तो सीविंग मेथड से उसको छानकर अलग कर देंगे। यहाँ क्या है, एक मिक्सचर हमें दिया हुआ है तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं या मिक्सचर में जो चीज मिली हुई है उसको अलग करने के लिए हम क्या क्या मेथड काम में लेते हैं उसको अब हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे।
चलो ठीक, ये जो टॉपिक है ना अपना सिलेबस, जो हमारा लास्ट ईयर था वो अलग था, और इस साल सिलेबस में से ये जो टॉपिक है आपका पूरी तरह से आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो चलो ये काम तो हमारा कम हुआ। अब इस चैप्टर का बहुत थोड़ा सा पार्ट हमारे लिए बाकी रह गया, क्योंकि ये मुझे पहले से याद था तो मैंने वही टॉपिक नोट किया, लेकिन जब देखा तो ये पता चला कि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। और अब हम आ गए हमारे चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पर, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को जाने पहले अपन, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या और चेंज क्या है। तो देखो आपने 8th क्लास में बहुत थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि फिजिकल और केमिकल चेंज है क्या। एक पेपर ले लो आप, उस पेपर का आपने एरोप्लेन बना दिया जैसा कि आप क्लास में कई बार करते हो, है ना। अब क्या होगा कि उस एरोप्लेन को अगर आप दोबारा खोल दो तो वो दोबारा पेपर की शेप में आ जाएगा ना। ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। क्या समझ में आया इससे? यानी कि फिजिकल चेंजेस जो है वो ऐसा चेंज है जिसमें जो भी पदार्थ है जिसके अंदर की चेंज हो रहा है उसकी वास्तविक स्थिति में या जो वास्तविक कंपोजिशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, इसी जगह आपने इस पेपर को जला दिया, अब क्या होगा, उसकी ऐश यानी राख बन जाएगी। अब ये राख से क्या वापस पेपर बना सकते हो? आंसर होगा नहीं। एंड दिस इज केमिकल चेंज। और एक एग्जांपल ले लो, लकड़ी है ना, पेड़ हमने काटा और वो जो पेड़ है उसको अब एज सच तो हम जला नहीं सकते या एज सच उसके गेट नहीं बना सकते। किया क्या जाएगा, उस लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस में काटा जाएगा या डिजायरेबल साइज में काटा जाएगा। अब ये जो चेंज है कि लकड़ी का जो बहुत बड़ा सा लॉग था उसको आपने काट दिया और छोटे छोटे उसके पीसेस कर दिए। अब वो पीसेस वापस लकड़ी का लॉग तो नहीं बना सकते, लेकिन जो नेचर है, क्वालिटीज हैं उस लकड़ी के लॉग की और उन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की क्या होंगी, दे विल बी सेम। लेकिन उसी लकड़ी को आपने जब जला दिया तो उसकी राख बन गई और उस राख से आप दोबारा लकड़ी का जो लॉग है वो नहीं बना सकते। और एग्जांपल की हम बात करें, आपने बर्फ को पिघलाया और बर्फ से पानी बना दिया, पानी को जमा दिया, वापस वो बर्फ बन जाती है, फिजिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज, हमने खाना बनाया और किसी कारण से सब्जी जो बची थी या हमने दूध को गर्म किया उसको हम फ्रिज में रखना भूल गए, सुबह तक क्या होगा, सब्जी खराब हो जाएगी, दूध फट जाएगा। ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। यानी कि यहाँ हमको ये समझ में आ रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है वो प्रॉपर्टीज जो किसी भी पदार्थ के बाहरी देखने पर या उसके फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड करती हैं, दोज क्वालिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वालिटीज। और इन फिजिकल क्वालिटीज में कोई चेंज होना फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे कि कागज का फाड़ना, कागज का मोड़कर कोई और शेप दे देना, लकड़ी का काटना, मोमबत्ती का पिघल जाना, पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बन जाना या पानी से वेपर का बनना, वेपर से दोबारा पानी का बन जाना, दीज ऑल चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। जबकि केमिकल चेंज क्या है, लकड़ी का जल जाना, कागज का जल जाना, खाने का स्पॉइल हो जाना, आटे से आटा, अब हम आटा है, आटे को गूंथते हैं तब जाकर रोटी बन पाती है, तो आटे को गूंद देना। तो केमिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं दैट आर नॉट रिवर्सिबल, यानी कि किसी भी तरीके से दूध से दही का बन जाना, लोहे पर जंग का लग जाना, ये सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं, ये सारे चेंजेस कहलाते हैं केमिकल चेंजेस, जो कि रिवर्सिबल नहीं होते हैं, यानी कि किसी भी स्थिति में इनको वापस नहीं किया जा सकता। अब हम बात करें कुछ फिजिकल चेंजेस की, यानी कि ऐसे कौन कौन से चेंज होते हैं जो कि फिजिकल चेंज की श्रेणी में आते हैं। जैसे कलर चेंज हो जाना, किसी चीज का जलने पर या धूप में रहने पर कलर चेंज हो जाना, हार्डनेस, बर्फ कितनी हार्ड है और क्या होगा, पिघला देंगे तो उसकी हार्डनेस खत्म हो जाएगी, ये हो गई फिजिकल क्वालिटी। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी समझते हो, बहने का गुण, गाढ़ा है तो कम बह पा रहा है, गर्म कर देंगे ज्यादा बहेगा मान लीजिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट है,
मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये फिजिकल चेंज है सारे, ठीक है। और केमिकल चेंज की जब हम बात करें तो केमिकल चेंज हमने जान ही लिए। एग्जांपल केमिकल चेंज का अगर आप लिखना चाहो तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, एक बार लोहे पर जंग लग गई तो वापस पहले जैसा हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। टर्निंग मिल्क टू कर्ड, दूध से दही जमा दो, वापस किसी भी स्थिति में आप दही से दूध नहीं बना सकते। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ये भी क्या है, कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है जिसको कि रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो अब आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स है फिजिकल और केमिकल चेंज के, उनके आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो इतना जब आपने समझ लिया तो उनको कर पाना आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं होगा, पढ़कर और आपको समझ में आ जाएगा कि कोई दिया गया जो चेंज है दैट इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। और अब हम आ गए हमारे चैप्टर के लगभग लास्ट पार्ट पर, और अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस चैप्टर। तो चलो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स या हिंदी में इनको कहा जाता है तत्व। चलिए, तो देखिए एलिमेंट्स जो हैं हमारे अर्थ पर 100 से भी ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, सॉल्ट नहीं, सोडियम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटलॉइड्स हो गए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, अलग अलग तरह के, है ना। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं तत्व, ये है क्या, एलिमेंट क्या है। एलिमेंट जो है ना, ये किसी भी सब्सटेंस की वो सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको कि और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो एलिमेंट के बारे में हम नोट करें। सबसे पहली बात तो एलिमेंट्स के बारे में बताया किसने, तो एलिमेंट्स जो है, ये वर्ड जो है एलिमेंट, ये सबसे पहले दिया गया रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। रॉबर्ट बॉयल ये साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा सबसे पहले 1661 में एलिमेंट्स जो वर्ड है इसके बारे में बताया गया, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन थी वो दी गई एंटोनी लेवोशियर के द्वारा। डिफाइन इसको किया एंटोनी लेवोशियर के द्वारा, ठीक है। इन्होंने इसको डिफाइन किया और उन्होंने ये बताया कि एलिमेंट है क्या, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्लियर। यानी कि ये किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसको कि और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि मकान को बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए, हमारी बॉडी को बनाने के लिए हमारे लिए सेल चाहिए, तो किसी भी तत्व जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा तत्व कहलाता है। अब ये जो तत्व होते हैं ना एलिमेंट्स, इनको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, और इनके जो 3 हिस्से हैं वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो अर्थ पर इतने सारे एलिमेंट्स हैं ना, इनको अलग अलग 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। आपने नाम सुना होगा पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल जो होती है वो आपको इस क्लासिफिकेशन को समझाती है। और तीसरे हैं मेटलॉइड्स। चलो, अब आपका 8th क्लास का थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। 8th क्लास में आप मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ चुके हो, मेटल्स और नॉन मेटल्स की सारी क्वालिटीज पढ़ चुके हो। आप मेरे को बताते जाओ। देखो, मेटल्स जो होते हैं, पहली बात हार्ड होते हैं, सही है। लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस यानी कि चमकदार होते हैं, है ना। सारे मेटल्स पर जैसे ही लाइट गिरती है तो वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल यानी आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय याद करो, आघात यानी चोट लगना, यानी कि मेटल्स के अंदर ये गुण होता है कि उनको जब पीटा जाता है
तो उनको पीट पीट कर हम उनकी चादरें बना सकते हैं, और इसको कहा जाता है मेलिएबल, है ना, याद आ गया। मेलिएबल के बाद एक और गुण होता है, दैट इज डक्टाइल। डक्टाइल यानी तन्यता। तन्यता यानी कि धातुओं के लंबे पतले तार खींचे जा सकते हैं। ये गुण केवल धातुओं में ही पाया जा सकता है। आपने कभी कार्बन के चौक के तार देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं, है ना। तो डक्टाइल होते हैं यानी इनके अंदर तन्यता पाई जाती है। हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के अंदर से लाइट और हीट दोनों पास हो सकती हैं। खाने के बर्तन में चम्मच को रख दो, खाना बनते टाइम चम्मच प्लास्टिक गर्म हो जाएगी, वायर्स के अंदर से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ये हमको मालूम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गुण जो कि सभी मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं। मेटल्स के एग्जाम्पल की जब हम बात करें, अच्छा एक और बात कि मेटल्स के अंदर चमक तो होती है, साथ ही साथ मेटल्स होते हैं सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? अजीब सी आवाज, है ना, कि आपके स्कूल की जो बेल होती है वो मेटल की, लोहे की बनी हुई होती है ना, प्लास्टिक या रबड़ की क्यों नहीं होती? क्योंकि मेटल्स होते हैं, इन पर जब चोट करते हैं हम तो इनमें से आवाज आती है, दूर तक सुनाई देती है, इसीलिए सभी घंटियां जो हैं वो मेटल की बनाई गई होती हैं। अब ये जो मेटल्स है ना, ये सारे हार्ड होते हैं, लेकिन एक अपवाद आ जाता है, दैट इज मरकरी। ये एकमात्र मेटल मरकरी या पारा जो कि मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब आप कहोगे देखा कहाँ है इसको? तो इसको आपने थर्मामीटर के अंदर जरूर देखा होगा। अब मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर है, फेरस यानी कि लोहा है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की जब हम बात करें तो नॉन मेटल्स जो हैं उनके अंदर ये सारे गुण नहीं होंगे। हार्ड हो सकते हैं, लस्ट्रस नहीं होंगे, मेलेबल नहीं होंगे, डक्टाइल नहीं होंगे, हीट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे, और सोनोरस नहीं होंगे। लेकिन नॉन मेटल्स जो होंगे ये ब्रिटल हो सकते हैं। ब्रिटल समझते हैं? भंगुर, यानी कि ये गिरते ही टूट जाते हैं। जैसे कि चौक को गिरा दो टूट जाएगा, कोयले को गिरा दो टूट जाएगा, और जैसे ग्लास है तो उसको अगर हम गिरा दें तो ग्लास भी टूट जाएगा। ये गुण पाए जाते हैं किसके अंदर? नॉन मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल्स की बात करें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स की। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की। अब मेटलॉइड्स जो है ना, ये मेटल भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। अब किस तरीके से हैं? इनको जब हम गर्म कर दें तो ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं, और जब टेम्परेचर इनका कम होता है तो ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि जर्मेनियम। ठीक है, ये जो मेटलॉइड्स होते हैं इनके अंदर ये गुण पाया जाता है। बोरोन है, सिलिकॉन है, ये क्या करते हैं? बिहेव करते हैं मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की तरह। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गई किसकी? मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर कि ये जो एलिमेंट्स थे इनसे मिलकर क्या बनता है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स से मिलकर बनता है कंपाउंड। अब कंपाउंड कैसे बनता है? तो देखो, कंपाउंड या यौगिक जिसे हम कहते हैं, ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, लेकिन शर्त एक ही है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलने चाहिए, यानी कि दे आर मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे H2O, NH3, ये है अमोनिया, ये है जल या पानी। अब पानी जब भी होगा, अब चाहे तो पानी आरओ का हो, चाहे नल का हो, चाहे आइस हो, चाहे वेपर वाटर हो, किसी भी तरह का पानी हो, सभी तरह के पानी के अंदर कंपोजिशन सेम रहेगा। हर जल के अणु के अंदर एक ऑक्सीजन होगा और दो हाइड्रोजन होंगे। अमोनिया गैस आप कभी भी कैसे भी कहीं से भी बना लो, एक नाइट्रोजन होगा और उसमें 3 हाइड्रोजन होंगे। C6H12O6 जानते हो आप सभी,
तो हमेशा इसके अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन ही होंगे। तो कंपाउंड या यौगिक क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड या यौगिक कहलाता है। और अब हम आ गए हमारे लास्ट टॉपिक पर, जो कि है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, देखिए कंपाउंड और मिक्सचर में बहुत थोड़ा सा अंतर है। मिक्सचर क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है। मिश्रण, ठीक है, when 2 or more elements mixed in any ratio, तो क्या कहलाएंगे, मिक्सचर कहलाएंगे। जैसे कि किसी भी चीज का मिक्सचर ले लीजिए, किसी को मीठा ज्यादा पसंद है तो वो शरबत में 2 की जगह 4 चम्मच शक्कर डालेगा, नींबू होगा, नमक होगा, उसके अंदर पानी होगा, चीनी होगी, आइस क्यूब्स होंगे, कोई मसाला भी डालेगा, कोई नहीं भी डालेगा। तो मिक्सचर का मतलब है कि किसी भी चीज को आप किसी भी अनुपात में अपने अकॉर्डिंग मिला दें तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। अब ये मिक्सचर जो होता है ना, ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस यानी कि समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनस यानी विषमांगी मिश्रण। चलो मैं इसके बारे में बताती नहीं हूँ, एक एग्जांपल लिखती हूँ। इसके अंदर मैंने मिलाया वाटर प्लस शुगर या सॉल्ट ले लेते हैं, और यहाँ मैंने मिलाया सॉइल प्लस सॉल्ट। समझ में आ रहा है अंतर? पानी में जब मैंने नमक को मिला दिया, ठीक है, तो क्या नमक मुझे पानी में दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, विजिबल नहीं है। तो ये जो मिक्सचर है कैसा कहलाएगा, होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन सॉइल के अंदर मैंने सॉल्ट मिला दिया तो मुझे सॉल्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे, और इसीलिए ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, पानी के अंदर अल्कोहल को मिला दें, और यहाँ हम शुगर में सॉल्ट को मिला दें, तो क्या दोनों में अंतर पता चल रहा है? बिल्कुल आराम से पता चल रहा है। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं पता कि दिया गया मिक्सचर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है या हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो अब इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स है हमने सभी कवर कर लिए। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और इस चैप्टर में जो आज की क्लास में हमने पढ़ा उसमें आपको पहली बात तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन, उसके बाद मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर, और तीसरी बात होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर में अंतर, ये अच्छे से याद करना है। आशा करती हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, और अगला जो चैप्टर उसको कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट तो हमारा कट गया, जितना पार्ट हमारे सिलेबस में उसको हमने कंप्लीट कर लिया, और जल्दी ही मिलते हैं अगले क्लास में और अगले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तब तक इस चैप्टर को अच्छे से याद करके तैयार कर लो। जल्दी मिलेंगे, बाय।